राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में। तो देखो, जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ये एक्सप्लेन करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है, उसमें कितने लिपिड्स है, कितने प्रोटीन्स है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स और वो कैसे अरेंजमेंट है। तो वही बताता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल आए, इसके बाद भी एक दो मॉडल आए, लेकिन जो सबसे बेस्ट मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था। तो आज हम उसी मॉडल को पढ़ेंगे। तो ये किसने प्रपोज किया? ये सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया 1972 में। इनके अकॉर्डिंग है कि जो प्रोटीन आइसबर्ग्स है इन सी ऑफ लिपिड्स है, यानी दूसरे लाइन का मतलब ये है कि एक लिपिड्स का समुंदर है। क्या है? सी ऑफ लिपिड्स है, और उसके अंदर प्रोटीन की बर्फ़ है, प्रोटीन की बड़ी बड़ी बर्फ़ की शिलाएँ तैर रही है, यानी कि इन द सी ऑफ लिपिड्स प्रोटीन आइसबर्ग्स है। यानी कि एक बहुत बड़ा समुंदर है लिपिड्स का, और उसके अंदर जो प्रोटीन की बड़ी बड़ी बर्फ़ की शिलाएँ, जैसे बड़ी 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 बर्फ़ की शिलाएँ होती है ना, वो बड़ी बड़ी बर्फ़ की शिलाओं को इन्होंने कह दिया प्रोटीन, और समुद्रों को कह दिया इन्होंने लिपिड है। तो प्रोटीन आइसबर्ग्स है इन ए सी ऑफ लिपिड्स है, ये दूसरे का मतलब ये है। तो इट इज़ ए मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। क्यों? क्योंकि स्केटर्ड नेचर ऑफ प्रोटीन को दिखाता है, स्केटर्ड नेचर ऑफ प्रोटीन को दिखाता है, यानी प्रोटीन का अलग एक स्केटर्ड नेचर दिखाता है ये। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने मोज़ाइक कहा, जो यहाँ पर मोज़ाइक शब्द लिया गया है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। यहाँ पर मोज़ाइक का क्या मतलब है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोज़ाइक शब्द क्या दिखा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखा रहा है, और फ्लूइड दिखा रहा है फ्लूइडिटी को। आगे हम देखेंगे फ्लूइडिटी क्या होती है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स है, पेरिफेरल, इंटीग्रल और टनल प्रोटीन भी आएगा, और कार्बोहाइड्रेट्स है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये डायग्राम है, इसको देख लो अच्छे से। ये डायग्राम देख लो, ये देखो, ये है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये इसके अंदर आपको हेड दिख रहा होगा जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये टेल दिख रही होगी जो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो पानी से, जो हाइड्रो यानी कि जो वाटर से लव करते हैं, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर से डरते हैं। तो जो हेड है, तो इनके आउटसाइड में वाटर है, तो समझो कि हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, और टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, इसलिए क्या बन गया? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बन गई। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे ऊपर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल दिख रही होगी, जो नीचे पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा होगा, इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दिख रहा होगा। ये प्रोटीन भी दिख रहे होंगे। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर था जिसका। ये देखो कंपोनेंट्स की बात करें तो जब हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं इसके अंदर, तो वो सभी जगह सही नहीं है कि मान ले हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन इसके अंदर इतना है, यानी कि हम कह रहे हैं कि लिपिड इसके अंदर 60% है, प्रोटीन इसके अंदर 35% है, और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 5% है। तो ये सभी सेल्स में ऐसा नहीं होगा, ये सेल टू सेल वेरी करता है। यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए है, क्योंकि वो पावर हाउस है, तो वहाँ पर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। और जब हम माइलिन शीथ की बात करते हैं, जो नर्व सेल पर होता है, माइलिन शीथ मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, उसके अंदर हाई लिपिड मिलेगा। ठीक है, तो ये सेल टू सेल वेरी करता है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो किसका, जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो है लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनका नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड्स की। तो लिपिड्स की बात करेंगे तो देखो, तो जो लिपिड्स है इसके अंदर हम एक टर्म आएगी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है कि फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फेट की लिपिड है, और दो लेयर है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो एक ऊपर लेयर है जो उसमें क्या है आपको दिखेगा, हाइड्रोफिलिक तो हेड दिखेगा, और हाइड्रोफोबिक टेल दिखेगी। ये हमने डायग्राम देखा था, ये उसी बारे में उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो एक्सप्लेनेशन तो आप खुद भी कर दोगे। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखेगी आपको लिपिड में। सबसे पहले जो मूवमेंट इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है उसके अंदर जो सबसे पहला शब्द है फ्लूइड, वो क्या दिखाता है? वो फ्लूइडिटी को दिखाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।
फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि ये मूवमेंट कर सकती है। मूवमेंट मतलब कि इसके अंदर जो लिपिड्स है वो मूवमेंट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि देखो, जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। हाँ, तो जब यानी कि देखो, ये 1 नंबर है, यहाँ पर ये 1 नंबर है, मान लो इसको, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये मान लो, ठीक है। अब ये 1 नंबर और 2 नंबर आपस में जगह बदल गए, सीधे ऐसे। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर आपस में जगह बदल गए, 2 नंबर वाला 1 नंबर पे आ गया और 1 नंबर वाला 2 नंबर पे आ गया, तो इसने मूवमेंट कर ली, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मूवमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब क्या है कि मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की सेम लाइन पर। और मान लो जो 1 नंबर वाला था, इसने इसके साथ बदल ली जगह, यानी कि जो ये नीचे ऊपर वाला था, ये नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया, तो इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यहाँ पर दिखाई देखो, ये मूवमेंट रही 2 प्रकार की। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 लेयर कैन बी इंटरचेंज। यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 2 लेयर कैन बी इंटरचेंज। जो मॉलिक्यूल है 2 लेयर के, एक तो यारी लेयर है कि यारी लेयर, ठीक है। तो या जो ऊपर वाली लेयर है या जो नीचे वाली लेयर है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरचेंज हो रही है, वो अपनी पोजीशन बदल रही है, इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ 2 लेयर कैन बी इंटरचेंज। और ट्रांजिशन मूवमेंट क्या है? मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजीशन विद इन द सेम लेयर। यहाँ देखो, ट्रांजिशन में सेम लेयर ध्यान रखनी है और फ्लिप फ्लॉप में ऊपर नीचे हो जाती है, लेयर 2 लेयर हो जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो, फ्लूइडिटी इन नेचर है तो परफॉर्म 2 मूवमेंट, यानी कि मैं कह रहा ना कि फ्लूइडिटी के कारण ये 2 मूवमेंट दिखाते हैं। मूवमेंट किसके बीच में होती है? वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में होती है। हाँ, और यदि और जरूरी क्यों है फ्लूइडिटी? यदि फ्लूइडिटी नहीं होगी ना, तो सिग्नलिंग तो ना तो कुछ अंदर से बाहर जा सकता है, ना बाहर से अंदर जा सकता है, तो फ्लूइडिटी चाहिए है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर 65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और फरे एंड एडिडीन 2 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, फ्लूइड नेचर है, फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। कैसा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने माउस की सेल ली, जो कैसी थी, ग्रीन थी जो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, माउस की सेल ली जो ग्रीन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंटी माउस ग्रीन डाला। क्या क्या डाला देखो, उन्होंने माउस की सेल ली और एंटी माउस ग्रीन डाला और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी डाली। इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ग्रीन फ्लोरेसेंट आ गया सरफेस पर। जो माउस की सेल थी उसके अंदर क्या आ गया, ग्रीन फ्लोरेसेंट आ गया सरफेस पर। क्या डालने के बाद? एंटी माउस ग्रीन और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी डालने के बाद। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ह्यूमन की सेल ली जो रेड थी, ठीक है। उन्होंने एंटी ह्यूमन रेड डाला और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी डाली, इन 2 चीज़ डाली, ठीक है। और उन्होंने क्या दिखा कि रेड फ्लोरेसेंस आ गया सरफेस पर, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं, वो माउस की सेल को लेते हैं और ह्यूमन की सेल को करते हैं, उनका फ्यूजन करवा देते हैं दोनों सेल का। तो एक हेट्रोकैरियोन नई सेल बनेगा, एक हेट्रोकैरियोन है। हेट्रोकैरियोन का मतलब क्या है कि 2 सेल थी ना, वो 1 सेल हो गई, और जिनके अंदर जो 2 न्यूक्लियस थे, वो 2 न्यूक्लियस ऐसे के ऐसे रहे, यानी कि हेट्रोकैरियोन, यानी कि अलग अलग न्यूक्लियस है। फ्यूजन के कारण एक माउस का न्यूक्लियस आ गया, एक ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने क्या करा दिया, फ्यूजन करा दिया। उसके बाद हमने एंटी माउस ग्रीन डाला और एंटी ह्यूमन रेड डाला और एंटीबॉडी डाल दी, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी डाल दी। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो आर आर आ गया और एक तरफ जी जी आ गया। आर आर का मतलब क्या है कि रेड फ्लोरेसेंट, और जी जी का मतलब क्या है, ग्रीन फ्लोरेसेंट है। तो कुछ समय के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, आर जी आर जी आर जी आर जी, यानी कि क्या हो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मूवमेंट हुई है यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की, यहाँ पर मूवमेंट हुई है मॉलिक्यूल्स की। तो ये मूवमेंट ही दिखाता है कि फॉस्फोलिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइडिटी है, उस फ्लूइडिटी के कारण यहाँ पर मूवमेंट हुई है, ठीक है। यदि मूवमेंट नहीं होती तो ये ऐसे ही रहता, जी जी, एक साइड जी जी, एक साइड आर आर, एक साइड जी जी और एक साइड आर आर है। लेकिन फ्लूइडिटी होने के कारण आर जी आर जी आर जी ये आ गया। तो ये जो साइंटिस्ट है फ्रेंड एडिडिन, इन्होंने दिखाया था कि ये फ्लूइड नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इससे जो सिंगो निकोल्सन ने जो थ्योरी दी थी वो सभी ने मान ली फिर कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव कर दिया इन्होंने, ठीक है, फरे और एडिडिन ने।
इसके बाद हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं। इसके लिपिड्स के अंदर ये फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे। अब हम जो फॉस्फोलिपिड बाइलर की बात कर रहे थे लिपिड्स के अंदर, अब हम फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे। जो फॉस्फोलिपिड है 55 से 75%, 55 से 57% है पूरी लिपिड का। और 5 अलग अलग प्रकार की फॉस्फोलिपिड मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे पहली है लेसिथिन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। दूसरी है स्पेलिन, तीसरी है फोस्फेटिडाइल सिराइन, और फोर्थ है फोस्फेटिडाइल आयोनोसिटोल, और लास्ट है फोस्फेटिक एसिड। ये 5 प्रकार की फॉस्फोलिपिड मिलती है। अब इन फॉस्फोलिपिड को हम दो भागों में, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है उनके चार्ज के बेस पर। जिस फॉस्फोलिपिड पर कोई चार्ज नहीं है उसको हमने लिख दिया है न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड के ऊपर, और जिस फॉस्फोलिपिड के ऊपर चार्ज है उसको हमने रख दिया है एसिडिक फॉस्फोलिपिड के ऊपर। तो देखो, तो हमने चार्ज के बेस पर फॉस्फोलिपिड को दो पार्ट में बांट दिया, न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड और एसिडिक फॉस्फोलिपिड। जो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसका पीएच न्यूट्रल है। उससे एग्जांपल ले सकते हैं हम पहले वाले 3, लेसिथिन, स्पेलिन, फोस्फेटिडाइल सिराइन। और जो एसिडिक फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। उसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे तो उसका जो पीएच है न्यूट्रल नहीं होगा, उसका कैसा पीएच होगा, एसिडिक पीएच होगा, उसका नेगेटिव चार्ज होगा वो एसिडिक फॉस्फोलिपिड वाली। उसके अंदर हम लास्ट के 2 एग्जांपल ले लेंगे फॉस्फोलिपिड के, फोस्फेटिडाइल आयोनोसिटोल और फोस्फेटिक एसिड। ये फॉस्फोलिपिड की बात थी। इसके आगे हम देखेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड है उसका नेचर कैसा है। उसका नेचर एम्पीपैथिक है। एम्पीपैथिक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एम्फिस और पैथिया। एम्फिस का मतलब है बोथ, और पैथिया का मतलब है फीलिंग, यानी कि जो दोनों प्रकार की फीलिंग ले। अब दोनों प्रकार की फीलिंग लेने का मतलब क्या है कि जो प्यार करे भी और प्यार ना भी करे। यानी कि एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल इज ए कंपाउंड कंपराइजिंग ए हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। यानी कि हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्यार करे, हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करे। तो हाइड्रोफिलिक जिनके पास हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल हो। तो हमने देखा जो फॉस्फोलिपिड थी उसके अंदर जो हेड कैसा था, हाइड्रोफिलिक था, और टेल कैसी थी, हाइड्रोफोबिक थी। तो वो क्या है, एक एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है। और एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल वही है जिसके पास हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल हो, सीधी बात है। इस प्रकार वो दोनों फीलिंग ले रहा है, बाहर की भीतर की भी। तो द 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द बाइलेयर, द 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द बाइलेयर आर कॉल्ड इनर एंड आउटर लिपलेट। जो फॉस्फोलिपिड है ये एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये नहीं है कि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कोई भी भिन्नु को नहीं कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फॉस्फोलिपिड का। फंक्शन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और फॉर्म ए वाटर रेसिस्टेंस बैरियर विच हेल्प इन रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो ये हो। तो हम दूसरा बात है कोलेस्ट्रॉल। अब हमने लिपिड के अंदर लिपिड्स के 2 पार्ट पढ़े लिए, 2 पार्ट है, एक तो है फॉस्फोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड हमने कंप्लीट कर लिया है, हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो 25 से 30% है टोटल लिपिड का। और जो कोलेस्ट्रॉल है ये मेजरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलती है, अंदर साइटोप्लाज्म में तो बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, जितना हाई अमाउंट होगा कोलेस्ट्रॉल का, उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। तो यदि बाहर की दीवारें मजबूत रहेगी, घर की 4 दीवारें मजबूत रहेगी, तो अंदर वाला जो आदमी है वो सेफ रहेगा। इसी प्रकार इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सेफ है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बाहर बहुत ज़्यादा मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ताकि उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। ठीक है, ये हमने लिपिड कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो दूसरा है जी कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये 5% है केमिकल कंपोजिशन में। और इसके अंदर कौन कौन से मेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, हेक्सोजी अजगर है, फ्यूकोज है, हेक्सोसमाइन है, ओलिगोसैकेराइड है, सिलिक एसिड है। ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलती है। और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बना लेता है। और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ मिल जाता है तो ग्लाइकोलिपिड बना लेता है। इस प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट्स है 2 फॉर्म में मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। जो आउटर सरफेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो नेगेटिवली चार्ज होती है,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई मात्रा में, हाई अमाउंट में नेगेटिवली चार्ज आयंस रहते हैं, यानी कि जैसे कार्बोक्सिल है, फॉस्फेट ग्रुप्स है, और सिलिक एसिड है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है और इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आउटर सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है, लेकिन हाई अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम कह देते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये बहुत सारे काम करता है, सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन भी देता है। क्या देता है ये? प्रोटेक्शन भी देता है ये। और भी बहुत सारे काम करता है, हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या काम है, फंक्शन क्या क्या उसके, सिग्नलिंग में, प्रोटेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इस प्रकार से। ये दूसरा पार्ट था कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बाद तीसरा प्रोटीन, लास्ट पोर्शन जो हमारा। तो 20 से 74% ऑफ केमिकल कंपोजिशन कितना है प्रोटीन का? कितना है केमिकल कंपोजिशन? कितना है प्रोटीन का? 20 से 74% है। सिंगर था जो सिंगो और निकोलसन था ना, उनमें से सिंगर ने 2 टाइप के प्रोटीन के बारे में बता दिया था कि भाई एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन एक ही बात है, जो बाहर की सरफेस पर मिलता है, जो बाहर है, मतलब कि जो आउटसाइड है सरफेस पर, जो आउटसाइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर, जो लूजली अटैच्ड है भाई प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के द्वारा। यदि थोड़ा सा भी हलचल हो उसके अंदर तो वो डीअटैच हो जाता है, और ये 30% बनाता है पूरा प्रोटीन का। इसके एग्जांपल है स्पेक्ट्रिन, एसिटाइल कोलिनिस्टरेज और एटीपीएज। इसके बाद दूसरा टाइप दिया था जो सिंगर ने, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि पार्शली और कम्प्लीटली एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, ठीक है। और ये लूजली अटैच्ड नहीं है, ये मतलब कि मजबूत से अटैच है, ये आसानी से नहीं हटता है। ये आयनिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत हाईली तरीके से स्टेबल है वहाँ पर। और स्ट्रॉन्गली हेड टू फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बाई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन है। देखो लिख भी दिया कि इसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन है, इसलिए आसानी से हट नहीं सकता है। और ये 70% बनाता है पूरे प्रोटीन का। एग्जाम्पल है साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, रोडोप्सिन, ग्लाइकोफोरिन। इसके बाद यहाँ पर देखो सम इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन थे जो वो बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में, और वो क्या करते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका एक एंड तो है ऊपर और एक एंड है नीचे, और पूरा का पूरा मतलब सरफेस को घेर लेते हैं इस प्रकार से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो हमने शुरू में किया था टनल प्रोटीन के बारे में। देखो ये देखो ये टनल प्रोटीन, इसके बारे में बात कर रहे हैं अब हमने पहले पढ़ा ये इसके बारे में, ये पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, फिर हमने पढ़ा इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ गया? ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन, ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन, ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन। ये सबसे पहले हमने पढ़ा पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, फिर हमने पढ़ा इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ये टनल प्रोटीन के बारे में, ट्रांस प्रोटीन के बारे में। जब ये इंटीग्रल प्रोटीन जब बड़ा हो जाता है तो ये इतना बड़ा हो जाता है, देखो कि एक एंड यहाँ पर है और एक एंड यहाँ पर है इंटीग्रल प्रोटीन। जब हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह देते हैं और टनल प्रोटीन भी कह देते हैं। इसके बारे में देखेंगे अब हम, बस थोड़ा सा और रह गया फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन बड़े हो जाते हैं साइज में और प्रोजेक्ट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड आर कॉल्ड टनल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये देखो ये आ गया, ये चार्ज चैनल के रूप में एक्ट करते हैं फॉर द पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल। ये आदरस ये सिंगल मास प्रोटीन है और मल्टीपल मास प्रोटीन भी है।
सम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम है, कुछ जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है वो एंजाइम के रूप में भी काम करती है। 30 प्रकार के 30 टाइप के एंजाइम होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिपोर्टेड किए गए हैं। जैसे कि ये देखो कुछ टाइप एंजाइम के नाम आरएनएज हो गया, जैसे कि अल्कालाइन फॉस्फेटेज हो गया, इस प्रकार से। ओके जी, लास्ट टाइप भी बस ये और आ गया। तो प्रोटीन एक्ट रिसेप्टर, जो कुछ प्रोटीन रिसेप्टर के रूप में भी एक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं इन फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इनटू द सेल। हार्मोन एग्जांपल है हार्मोन रिसेप्टर है इपिनेफ्रिन और इंसुलिन। तो इस प्रकार प्रोटीन इस रिसेप्टर के रूप में भी हेल्प करती है और मटेरियल और इन्फॉर्मेशन को ले जाने में हेल्प करती है। दस सेंड द हार्मोनल इन्फॉर्मेशन इनटू द सेल, इसलिए इसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। कुछ प्रोटीन को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्मोनल इन्फॉर्मेशन को भेज रही है सेल के अंदर। और सम प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर, इसी कुछ प्रोटीन क्या किस तरह एक्ट करते हैं, कैरियर की तरह, इसलिए उसको प्रीमेसेज भी कह देते हैं। एंड हेल्प इन सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और दस प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, दिस आल्सो गिव इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लिपिड मैट्रिक्स। तो ये था जी प्रोटीन के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और राधे राधे लिखना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। राधा माधव, राधे राधे राधे। ओके जी, धन्यवाद।